हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डाइजेशन के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग है, वहाँ तक भोजन जब पहुँचता है तो वहाँ तक लगभग डाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका होता है। पाचन के सभी जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं, वो जल में घुलनशील और विसरणशील होते हैं। एंड प्रोडक्ट का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली अंततः मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, जैसे ग्लूकोज आदि में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो वसाएं हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनके डाइजेशन के यानी पाचन के एंड प्रोडक्ट होते हैं, अंत उत्पाद। डाइजेशन के लास्ट में ये जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो इन सरल रूपों में कन्वर्ट हो जाती है। शरीर में इन उत्पाद का उपयोग कोशीय उपापचय में होता है और आहार नाल से इन्हें शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और ये पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड और लसिका तंत्र। ये जल, विटामिन और लवणों के साथ साथ इंटेस्टाइन की अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली में से विसरित होकर ब्लड और लसिका केशिकाओं में पहुंच जाते हैं। खाद्य पदार्थों के विसरित होकर ब्लड में पहुंचने की क्रिया को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी भोजन पदार्थ जो ब्लड में से इसमें आंत्र में से होकर जब ब्लड में पहुंचते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण मेनली छोटी आंत्र में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और छोटी आंत्र अवशोषण के लिए अनुकूल होती है। ये अनुकूल क्यों होती है? क्योंकि इसमें 4 पॉइंट इसकी हम बात करते हैं, जिसके फलस्वरूप छोटी आंत्र अवशोषण के लिए अनुकूल होती है। पहला, इसकी जो म्यूकस झिल्ली होती है, जो आहार नाल का जो अंदर की लेयर बनाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी हम बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल प्लेन नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत सारे उबार या फोल्ड पाए जाते हैं। इन फोल्ड को वेलवुली कोनिवेंटिस या फोल्ड्स ऑफ केरक्रिक कहा जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि इन फोल्ड्स के अलावा भी जो अंदर का जो स्तर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कुछ छोटे छोटे उबार और पाए जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो उबार है इनको बोलते हैं रसांकुर या विलाई। इसके साथ ही म्यूकस झिल्ली की जो हर कोशिका होती है उसकी सतह पर भी कुछ उबार पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। विलाई तो ये जो बड़े उबार दिख रहे हैं ये विलाई है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। और माइक्रोविलाई है जो हर कोशिका पर जो ब्रश बॉर्डर के समान जो संरचना है, ये आप देख रहे हैं, ये है माइक्रोविलाई। और विलाई होते हैं जो बड़े जो उंगली जैसे उबार दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं विलाई। तो ये जो फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई के फलस्वरूप क्या होता है कि जो आंत्र का जो अंदर का जो स्तर होता है, वो सतह वह कई गुना बढ़ जाती है, लगभग 600 गुना ये बढ़ जाती है। और इतना ये सतह बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या है कि अवशोषण के लिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए एक बहुत बड़ी सतह मौजूद हो जाती है वहाँ पे। फिर दूसरी एक और जो खूबी होती है अवशोषण के लिए, वो ये है कि जो म्यूकस झिल्ली की जो कोशिकाएं होती है उनमें एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का एक विशेष गुण पाया जाता है। तीसरी खूबी ये है जो कि अवशोषण के लिए अनुकूल होता है, वो है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन काफ़ी समय तक रुकता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो दीवार होती है उसमें क्रमानुकुंचन होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, मूवमेंट होता है, संकुचन और शीतलन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो बार बार जो कोशिकाएं होती है, अवशोषित कोशिकाएं, उनके संपर्क में आता है, जिससे जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता रहता है। तो चित्र में आपको एक तो विलाई दिख रहे हैं, ये उंगली
सामान एक माइक्रोविलाई दिख रहे हैं जो हर कोशिका से निकले हुए उभार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का अवशोषण। तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट छोटी आंतों में अग्नाशय के एमाइलेज द्वारा पाचित होकर माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में चेंज हो जाते हैं, जो कि डाइसैकेराइड होते हैं। और ये डाइसैकेराइड आगे फिर उनका डाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज व पेंटोज की तुलना में तेज़ी से अवशोषित होते हैं। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बाकी की तुलना में बहुत तेज़ होता है। और मोनोसैकेराइड जो कि सक्रिय रूप से अवशोषित होता है वह है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी डी ग्लूकोज के रूप में ज़्यादा तेज़ी से अवशोषित होता है। अब ग्लूकोज का जो अवशोषण बहुत तेज़ी से होता है तथा पूर्ण रूप से होता है, चाहे ये बहुत कम मात्रा में गोल में उपस्थित हो। ये अवशोषण सबसे पहले विसरण द्वारा होता है, सामान्य डिफ्यूजन द्वारा, और बाद में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाहक अणु ग्लूकोज के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैरियर और ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तथा ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों दिशाओं की ओर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्य सोडियम का जो वाहक होता है वो करता है। सोडियम आयन एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के दूसरी ओर अर्थात कोशिका के अंदर पहुँचने पर मुक्त कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जो कि विसरण द्वारा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा दोनों तरह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वसा अम्ल होता है उनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। तो वसा के पाचन से वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वसा जो उदासीन वसाएं होती है उनका निर्माण ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से होता है, तो उनके डाइजेशन के फलस्वरूप फैटी एसिड्स बनते हैं। तो वसा के पाचन से वसाम्ल और मोनोग्लिसराइड बनते हैं, जो कि जल में अविलेय होते हैं, अतः इस रूप में अवशोषित नहीं होते हैं। कुछ ही वसाम्ल के अणु स्वतंत्र रूप से गोल में उपस्थित होते हैं तथा ये विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से गुजरकर अवशोषित होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं वह आरंभिक रूप में छोटी आंत्र में क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा साबुनों के में रूपांतरित हो जाते हैं, जो पित्त अम्लों की उपस्थिति में आसानी से विलीन हो जाते हैं तथा अवशोषित हो जाते हैं। जब वसाम्ल एपिथेलियल सेल से गुजरते हैं तो ये फिर से ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण कर देते हैं, यानी वसाम्ल एक बार जब अवशोषण करने वाली जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उपकला कोशिकाएं, तो उसमें वापस वसाम्ल क्या करेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड यानी फैट का संश्लेषण कर लेंगे। ये संश्लेषण कैसे करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका संश्लेषण होता है और वहाँ वसा की बूंदें संग्रहित भी दिखाई देती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड की बूंदें उसी प्रकार निकलती है जैसे प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन के अणु, जैसे प्रोटीन संश्लेषण होता है तो प्रोटीन के अणु भी क्या है कि एक झिल्ली में से गिरे हुए निकलते हैं, तो उसी प्रकार जो लिपिड की बूंदें होती है, लिपिड यानी वसा, उसकी बूंदें भी निकलती है। ये बूंदें छोटी होती है और लगभग 0.1 से 3.5 माइक्रोन इनका व्यास होता है और इनको काइलो माइक्रोन कहते हैं। इनमें 90% तक ट्राइग्लिसराइड, कुछ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। ये जो काइलो माइक्रोन्स हैं ये विशिष्ट वसाएं आंतरिक कोशिकाओं से उनके मध्य में स्थित लेक्टियल तक पहुंचती है। ये लेक्टियल यहाँ होती है, जो बीच में येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लेक्टियल होती है। इस लेक्टियल में ये पहुँचते हैं काइलो माइक्रोन। इसीलिए जब क्या कि वसाओं का अवशोषण होता है तो इनका कलर दूधिया हो जाता है। ये येलो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है लेक्टियल, इनके द्वारा काइलो माइक्रोन का अवशोषण होता है। वसाओं का अवशोषण डायरेक्ट यहाँ होता है, ब्लड कैपिलरीज में नहीं होगा। ये जो रेड और ब्लू रंग की दिख रही है ये कैपिलरीज होती है, इनमें तो ग्लूकोज वगैरह का बाकी पदार्थों का अवशोषण, लेकिन ये जो लेक्टियल्स है
उसमें वसाओं का अवशोषण होगा। ठीक है। और रुधिर ब्लड से अंत में ये जो उत्पाद होते हैं ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा लीवर तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार वसा अवशोषित होकर लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती है और जो इसको बड़ी शिराओं में लेके जाती है, वेंस में लेके जाती है, जबकि अन्य पदार्थ कोशिका द्वारा अवशोषित होकर यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा लीवर तक पहुंचते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एमिनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के अंत्य उत्पाद, यानी प्रोटीन्स का जब डाइजेशन होता है तो लास्ट में एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड्स से ही प्रोटीन्स बनते हैं। तो पूरे डाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एमिनो एसिड्स का अवशोषण आंत्र में कैसा होता है इसकी हम बात करते हैं। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन आमाशय में पेप्सिन द्वारा पाचित होते हैं तथा ग्रहणी में जो ट्रिप्सिन के द्वारा भी होते हैं। अब पेप्टाइड्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो छोटी आंत में एमिनो पेप्टाइड्स द्वारा पाचित होते हैं और एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र एमिनो अम्ल म्यूकस झिल्ली द्वारा गुजरकर अवशोषित हो जाते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है चारों ओर, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनके द्वारा स्वतंत्र ये फैटी एसिड, ये एमिनो एसिड्स होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं। ग्लूकोज के समान ही बहुत से वाहक तंत्र पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स को अंदर की ओर अवशोषित करते हैं। कुछ एमिनो अम्ल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोडियम आयन की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार ग्लूकोज के अभिगमन के लिए भी सोडियम की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार एमिनो एसिड्स का अवशोषण भी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड एल्कोहल की। तो जो इंटेस्टाइन का जो कायम होता है उनमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो वाटर की होती है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, 95% तक पानी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अवशोषित कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि हमने देखा कि इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है विलाई, माइक्रोविलाई और फ्लूइड के कारण। तो जो 95% जो जल होता है जो भोजन के साथ हम लेते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अवशोषित हो जाता है। और ये जो अवशोषण होता है ये सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण द्वारा होता है और पानी के साथ साथ अन्य जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि भी अवशोषित किए जाते हैं। मुख गुहा और ग्रसिका आदि में कोई अवशोषण नहीं होता, लेकिन एड्रेनलिन, क्लोरमेथिलाइन, टेस्टोस्टेरोन आदि थोड़े बहुत इन भागों में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन्स यानी विटामिन का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के को पाचित नहीं करना पड़ता है। ये भोजन से अलग होकर आमाशय में वसा में घुल जाते हैं और छोटे आंत्र में आ जाते हैं तथा ये अवशोषित हो जाते हैं। ए, डी, ई के हम जानते हैं कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी जिस प्रकार वसा का विसरण होता है उसी प्रकार एपिथेलियल झिल्ली द्वारा विकसित हो जाते हैं। पानी में घुलनशील अधिकतर विटामिन विसरण द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है वो विसरण द्वारा अवशोषित होते हैं या वाहक द्वारा अभिगमित किए जाते हैं। पचित भोजन का अवशोषण न सिर्फ छोटे आंत्र द्वारा होता है लेकिन अवशोषण पाचन मार्ग के अन्य भागों में भी होता है। जल, एल्कोहल तथा लवणों का अवशोषण आमाशय में होता है। कोलोन में भी जल का अवशोषण होता है और पाचक मार्ग के विभिन्न भागों की म्यूकस झिल्लियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो छोटी आंत्र है उसकी जो सरफेस अवशोषण के लिए अनुकूल होती है और इसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, जल, अकार्बनिक, लवण, अल्कोहल, विटामिन और कुछ औषधियों आदि का अवशोषण होता है।